नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं सुरभि। आज की वारदात दिल्ली एनसीआर की है, फरीदाबाद की ये वारदात है और इसी साल 2021 की जनवरी महीने की ये वारदात है। 28 जनवरी 2021 को फरीदाबाद की एक कॉलोनी है, डबुआ कॉलोनी, और डबुआ पुलिस थाना भी है। कॉलोनी काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पुलिस थाना भी अब खुल गया। तो डबुआ कॉलोनी इलाके का एक नाला था, उसमें से अचानक देखते हैं जो बुलबुले उठने शुरू होते हैं। और बुलबुले जब उठते हैं उसके बाद एक लाश जो है वो ऊपर आती है। और जब लाश ऊपर आती है और राहगीर उसे देखते हैं तो तुरंत पुलिस को इत्तला की जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को बाहर निकलवाया जाता है, लाश की तलाशी ली जाती है, लेकिन तलाशी में पुलिस को कुछ नहीं मिलता। और लाश जो थी वो इतनी ख़राब हालत में थी, बेहद ज़्यादा वो डिकम्पोज हो गई थी। यानी बॉडी का जो कुछ भी चेहरा मोहरा पहचानना जो वो बहुत मुश्किल था। दूसरी बात ये कि जो चेहरा था लाश का, उसको एसिड से जलाया गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। ये लाश फेंकने वाले शख्स ने एक तरीके से पूरा इंश्योर किया था कि किसी भी तरीके से जो लाश है उसकी पहचान ना हो सके। और बुरी तरीके से लाश जो थी वो सड़ गल चुकी थी। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भिजवाया जाता है और तमाम जो फोटोग्राफ्स होते हैं, क्राइम सीन पे जो फोरेंसिक की टीम होती है वो पहुंचती है, जो भी उनको सबूत मिल सकता था वो उठाते हैं। और इसके अलावा जो फोरेंसिक की टीम है वो अपने साथ फोटोग्राफर्स की भी टीम आती है, और इसके अलावा पुलिस के खुद के भी फोटोग्राफर्स होते हैं। उन्होंने तमाम जो लाश की फ़ोटो थी वो ली। और उसके बाद ये जो लाश की फ़ोटोग्राफ्स थी, ये शोहरे गोगा एक उर्दू का टर्म है जिसे जिसे कहा जाना चाहिए कि आप पहचान करिए या मिसिंग पर्सन, इस तरीके के इश्तिहारे शोहरे गोगा उसको बोलते हैं। तो इस तरीके की लाश मिलने की जो न्यूज़, एक जो मिसे विज्ञापन था वो अखबार में दिया गया और लोगों से अपील की गई कि आप इस लाश की पहचान करिए। और लाश के एक फ़ोटोग्राफ कुछ चेहरे का, हालांकि चेहरा पहचानने लायक नहीं था, और एक पूरा जो फोटोग्राफ था वो पूरी लाश का था जिसमें उसके कपड़े भी दिख रहे थे जो मरने वाला था, थोड़ी कटकाती का भी अंदाज़ा हो रहा था। इस तरीके के विज्ञापन जो थे पुलिस ने छपवाए। अब पुलिस वेट कर रही थी, 28 जनवरी 2021 को ये लाश मिली थी और पुलिस वेट कर रही थी। और पुलिस को इंतज़ार जो था वो ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ा। करीबन एक दिन बाद 29 जनवरी को ये विज्ञापन छपे और 30 जनवरी के आसपास कुछ लोग डबुआ इलाके की एक कॉलोनी है जिसको सैनिक कॉलोनी बोलते हैं, वहाँ के कुछ लोग पहुँचे और उन्होंने बताया कि हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है दिनेश धवन। पेशे से वो प्रॉपर्टी डीलर है और इसके अलावा उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फरीदाबाद में जिससे उसको रेंट आता रहता है। उम्र करीबन 50 साल है। और उन्होंने ये भी शक जाहिर किया कि 11 जनवरी के बाद से ही दिनेश धवन से हमारी कोई रास्ता नहीं हो पा रहा, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हम उसका मोबाइल जो है वो भी स्विच ऑफ है और हम लोग आसपास उसके ऑफिस वगैरह भी गए, उसके जो भी जानने वाले थे उनसे भी पूछे, उसका जो पत्नी थी उससे भी पूछा जाके, लेकिन सबने उसके बताया कि दिनेश धवन का कोई अता पता नहीं है। अब जब पुलिस को ये बताया गया कि इस तरीके से वो सैनिक कॉलोनी का रहने वाला है, ये उसका पता है और घर में उसकी पत्नी और एक 5 साल का बेटा है, पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, दिनेश धवन के घर का दरवाज़ा। और जो दरवाज़ा खोलने वाली जो महिला थी उसका नाम था अनु। ये अनु जो थी ये दिनेश धवन की पत्नी थी। और जब पुलिस मौके पे पहुंची, उसके घर पे पहुंची दिनेश धवन के, तो अनु ने पूछा कि क्या वजह है, आप क्यों आए हैं, कुछ बताइए क्यों आए हैं। तो उन्होंने बताया कि आपके पति कहाँ हैं। तो जब पुलिस ने पूछा कि आपके पति कहाँ हैं, तो अनु का सीधा जवाब था कि करीबन 2-3 हफ्ते से वो झारखंड गए हुए हैं, कोई काम था, इस वजह से वो झारखंड गए हुए हैं। और पुलिस ने कहा कि नहीं, हमें लग रहा है कि 28 जनवरी की जो एक बॉडी मिली है, आप भी फोटोग्राफ देख लीजिए, और हमें लगता है कि ये दिनेश धवन की लाश है। तो अनु जो होती है वो फोटोग्राफ भी देखती है और कहती है नहीं, ये लाश दिनेश की नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये, वो कहती है कि अपना फ़ोन लेके आती है और फ़ोन में व्हाट्सएप के जो मैसेजेस होते हैं वो पुलिस को दिखाती है। और वो लगभग जो 11 जनवरी से बताया जा रहा था कि दिनेश धवन लापता है, 11 जनवरी से लेके और 28, 29, 30 जनवरी तक
जब तक पुलिस ने दस्तक दी थी अनु के दरवाजे पे, तब तक के वो मैसेज वो दिखाती है, बताती है देखिए आज सुबह ही मेरे पास एक मैसेज आया और बता रहे हैं कि मैं बस झारखंड से जल्दी लौटने वाला हूँ। अब पुलिस को लगता है कि एक तरफ तो जो दोस्त हैं, यार हैं, जानने वाले हैं, वो शक जाहिर कर रहे हैं कि ये बॉडी जो है दिनेश धवन की है, लेकिन पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है। और पत्नी के अलावा ही उस वक्त जो घर में एक और शख्स मौजूद था जिसका नाम हरजीत था, और हरजीत जो था अनु का रिश्तेदार लगता था, उसका जानने वाला था। और हरजीत ने भी बोला कि नहीं जी, वो तो 2-3 हफ्ते से गया हुआ झारखंड और रोज़ उसके मैसेज आते हैं और हमें तो पूरी तरीके से यकीन है कि ये जो बॉडी है वो किसी और की है, और दिनेश धवन अभी कुछ हफ्ते में लौट के आ ही जाएगा, तब आप जाके आप पूछताछ कर लीजिएगा या फिर हम उसे खुद थाने ले जाएंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो मरने वाला शख्स है वो दिनेश धवन नहीं है। पुलिस बड़ी पशोपेश में थी कि एक तरफ से उसको लग रहा था कि ये बॉडी दिनेश धवन की हो सकती है, दूसरी तरफ से जो घर वाले थे वो इनकार कर रहे थे कि बॉडी दिनेश धवन की नहीं है। उससे अनु से और तो उन्होंने पूछताछ कर ली। अनु से पूछताछ करने के बाद पुलिस वापस चली गई थाने में, लेकिन जो बीट कांस्टेबल थे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब तुम जो सैनिक कॉलोनी के लोग हैं जो दिनेश धवन के पड़ोसी हैं उनको ये फोटोग्राफ दिखाओ, और उनको ये फोटोग्राफ दिखाने के बाद पता करो कि क्या वाकई में ये दिनेश धवन की डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ है या नहीं है। तो बीट कांस्टेबल जो थे वो लगे अपने काम में, 2-3 बीट कांस्टेबल लगे और उन्होंने पता करना शुरू किया कि फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिखाई लोगों को। तो कुछ लोगों ने बोला कि जी पहचानने में तो नहीं आ रहा, लेकिन कदकाठी से दिनेश धवन लग रहा है। कुछ ने बिल्कुल यकीन के साथ बोला कि नहीं जी ये तो बिल्कुल दिनेश धवन की बॉडी है। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं दिनेश धवन की बॉडी नहीं है। तो मिला जुला एक जो था वो पुलिस को रिजल्ट मिला पूछताछ में, जो नेबरहुड्स थे उनको जब फोटोग्राफ्स दिखाई गई। अब पुलिस को पता करना था कि अब आखिर में ये जो बातें बोल रही है अनु उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। तो पुलिस ने जो दिनेश धवन का नंबर था जिस पे रोज अनु के पास मैसेज आते थे उसका पता किया, उसको सर्विलांस पे लगाया, और ये जो नंबर था ये कहीं झारखंड में नहीं बल्कि फरीदाबाद में ही स्टेशन था, और ये 11 जनवरी से स्टैटिक लोकेशन थी, ये भी नहीं कहीं कहीं मूव हो रहा था। फरीदाबाद में एक टावर के नीचे एक जगह, एक कॉलोनी में ये स्टैटिक पड़ा हुआ था। और हालांकि इससे मैसेज जो थे वो रोज़ आ जा रहे थे, लेकिन इस पर कोई फ़ोन कॉल नहीं आता था, और ये मोबाइल जो था वो ज़्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि पुलिस ने जब ट्राई किया था तब भी वो मोबाइल बंद था। लेकिन पुलिस को लोकेशन मिल चुकी थी और पुलिस ने उसी लोकेशन के आधार पे जो घर था वहाँ पे रेड करी। वहाँ पे पुलिस को एक लड़का मिला जिसका नाम था विनीत। विनीत से पूछताछ की गई कि भाई ये मोबाइल तो दिनेश धवन का है, तेरे पास कैसे आ गया? तो विनीत ने बोला जी मुझे तो नितिन नाम के एक बंदे ने बोला था कि ये मोबाइल तेरे पास रहेगा और तुझे कुछ नहीं करना, बस रोज़ इसमें मैसेज करना है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैंने खाना खा लिया और मैं इस होटल में रुका हूँ, या फिर मेरा काम इतने बजे ख़त्म हो गया और इतने दिनों बाद मैं आने वाला हूँ, इस तरीके के मैसेज तुझे करना है। तो जब विनीत से पुलिस ने पूछताछ करी और नाम जो था वो नितिन का आया, तो अब पुलिस का जो शिकंजा था वो नितिन के आसपास घिरा, और पुलिस ने नितिन जो था उसको पकड़ा। और नितिन को जब पकड़ा और उससे पूछताछ करी तो जो पूरा दिनेश धवन की जो गुमशुदगी थी और जो नाले में लाश मिली थी उसका पूरा सच जो था वो सामने आ गया। दरअसल नितिन जो था ये दिनेश धवन का ही दोस्त था, और ये अक्सर उसके घर पे आया जाया करता था, और जो नितिन और अनु थे उनमें काफ़ी करीबी थी। तो पुलिस के सामने नितिन ने पूरी कहानी बयान करना शुरू किया, और शुरुआत से उसने बताया कि ये जो अनु और नितिन की शादी थी वो साल 2010 में, अनु और दिनेश धवन की जो शादी थी वो साल 2010 में हुई थी। और अनु एक पहले छोटे मोटे जॉब करती थी, और ये जो दिनेश धवन था इसका एक भाई है, उसके यहाँ पे ये बतौर किराएदार रहा करती थी, और दिनेश धवन अपने भाई के यहाँ पे जाता था। उसी दौरान दोनों की आंखें चार हुई और दोनों का अफेयर शुरू हो गया, और फिर दोनों ने आखिरकार में शादी कर ली। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और इस बीच इनका एक बेटा भी हुआ जिसकी उम्र अभी 5 साल है। ये सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक इस पूरी सीन जो है, जो चल रहा है उनकी लाइफ का सीन, उसमें नितिन की एंट्री होती है। और नितिन
अक्सर दिनेश धवन के पास आया जाया करता था, क्योंकि ये नितिन जो था वो भी प्रॉपर्टी का काम करता था। तो दोनों की बैठना उठना होता था, वो घर पे भी आता था। तो इसी घर में आने के दौरान नितिन की जो नज़दीकियाँ थी वो अनु से हो गई, और जब अनु से नज़दीकियाँ हो गई और इसी दौरान 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में इसका जो धंधा था दिनेश धवन का वो पूरी तरीके से चौपट हो गया। और अफेयर तो नितिन और अनु का काफ़ी दिनों से चल ही रहा था। तो पहले तो एक तरीके से अनु जो थी वो पैसों के लिए उसके पास, दिनेश के पास रुकी हुई थी, क्योंकि अच्छा खासा उसका जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है वो चल रहा था। इसके अलावा उसके पास खुद की प्रॉपर्टीज़ थी फरीदाबाद में, जिसमें उसका रेंट आया करता था और उससे उसका गुजारा चलता था। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी ना चले तो रेंट इतना था कि वो अपना आराम से खा सकता था और अपने परिवार को अच्छी तरीके से पाल सकता था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो जो एडिशनल इनकम थी वो आना बंद हो गई, और उसके बाद उसको धवन को इतना तनाव में आया कि उसने शराब वराब पीनी शुरू कर दी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि पति पत्नी के बीच में जो संबंध थे वो बिगड़ते गए, और ये संबंध इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि अनु जो थी वो नितिन के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई। और अब इन लोगों ने तय किया, जब जिस तरीके से लॉकडाउन खुलना शुरू किया, और तब भी जो था दिनेश धवन अपने काम वाम पे जाता नहीं था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो अब इनको लगने लग गया कि एक तो इसका धंधा चौपट हो गया, दूसरा ये कि जो नज़दीकियाँ थी वो दोनों के बीच में बढ़ गई। तो अब इन्होंने तय किया कि हम इसको रास्ते से हटाएंगे, और अगर एक बार दिनेश धवन रास्ते से हट जाता है तो कानूनी तौर पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अनु के नाम पे हो जाएंगी या फिर उसके बेटे के नाम पे हो जाएंगी, और वो आराम से जो किराया आएगा उससे, और बाकी की उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरीके से कटेगी। ये सोच के उन्होंने पूरा प्लानिंग की। इस प्लानिंग में उन लोगों ने 3-4 लोगों को अपने साथ और मिलाया, जिसमें एक हरजीत था। हरजीत जो था वो अनु को पहले से ही जानता था और उसका दूर का रिश्तेदार भी लगता था। इसके अलावा एक विनीत और दीपक और विनीत, और एक शख्स था जिसका नाम था विष्णु। तो कुल मिला के 5 लोग जो थे वो इस पूरे कांड में शामिल हुए। अगर अनु को मिला लें तो 6 लोग। तो 11 जनवरी की रात को जब दीपक धवन अपना खाना खाने के बाद सो गया, तो अनु ने रात को देर रात दरवाज़ा खोला, और ये जो लोग थे ये पहुँचे और इन लोगों ने गला घोंट के जो था दिनेश की जान ले ली, और उसके बाद जो लाश थी उसको वहीं पे छोड़ दिया। बाथरूम जो था उसमें छोड़ा लाश को, और लाश को बाथरूम में छोड़ने के बाद ये लोग चले गए। फिर अगले दिन हरजीत जो था वो घर पे पहुंचा, और उसने फिर जो पूरी लाश थी उसको पैक किया पॉलीथिन में, और बाकी का जो दरी वगैरह थी उसमें अच्छी तरीके से लाश को पैक किया, और इस लाश को उठा के एक बेड बॉक्स में रख दिया। और ये लाश काफ़ी दिन तक, काफ़ी क्या मतलब कि सर्दियों का मौसम है, और यहाँ पे जिस टाइम पे जनवरी 11 के आसपास की बात हो रही है उस टाइम पे सर्दियाँ भी अच्छी खासी पड़ रही थी। तो 3-4 दिन तक जो लाश थी वो चलती रही। लेकिन जब 3-4 दिन का वक्त निकल गया तो अब लाश में से बदबू आनी शुरू हो गई, और जब लाश में से बदबू आनी शुरू हो गई तो अनु ने नितिन को बताया कि इस तरीके से बदबू आ रही है और ये बदबू ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाएगी, लिहाजा हमें लाश जो है उसको निपटाना पड़ेगा, उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो नितिन जो था वो एक टेम्पू लेके किसी से मांग के पहुंचा, और इन्होंने जो लाश थी उसको टेम्पू में रखा, और उसके बाद इन्होंने मौका देख के रात के अंधेरे में ये जो लाश थी एक नाले में फेंक दी। लाश में इतना वज़न बांधा गया था कि वो जो लाश थी वो नीचे चली गई पानी के, और करीबन 17 दिन तक ये जो लाश थी वो पानी के नीचे ही रही। और 28 जनवरी के आसपास ये जो लाश थी वो अचानक ऊपर आई, और जब ये लाश ऊपर आई, क्योंकि इतना वक्त गुजर चुका था, इनको लग रहा था कि हमारा जो है पूरा प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया है, और उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखाई थी, और ये एलबी ली थी कि ये झारखंड गया हुआ है। उनको भी लग रहा था कि शायद मिसिंग कंप्लेंट लिखाएंगे तो पुलिस वाले इंक्वायरी करेंगे, और लाश अभी तक बाहर नहीं निकली, तो इनको लग रहा था कि अब लाश शायद ही बाहर निकलेगी, इतना वक्त गुजर चुका है। लेकिन अचानक जैसे ही लाश नाले से नमूदार हुई या ऊपर निकल के आई, वैसे ही इनका पूरा जो प्लानिंग था वो ठाए ठाए फेस हो गया, और पुलिस ने अनु और इसके अलावा बाकी के जो 5 लोग थे इनको अरेस्ट किया है दिनेश धवन के कत्ल के आरोप में। ये सब लोग जेल भेज दिए गए, और
इस मामले में फिर वही मैं जो बात रिपीट करता हूँ कि इस मामले में सबसे ज़्यादा जो खोया है वो 5 साल का जो बेटा है दिनेश का और अनु का, उसने खोया है। फिलहाल जो अनु की माँ है, उसकी नानी जो है वो इस बच्चे की परवरिश कर रही है, लेकिन बिना माँ बाप के प्यार के जो बचपन होता है वो अधूरा ही रहता है। तो जाहिर सी बात है, अनु ने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करी, अपने पति की जान ले ली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी उसने ख़राब करी वो अपने बच्चे की ख़राब करी। और ऐसी वारदात में सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का होता है कि जो बड़ों की नासमझी होती है, या जो बड़ों के शौक मौज या फिर दूसरी जो लालसाएं होती हैं, उसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।